गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यापार चक्र के कारण। इसमें हमें मुख्य रूप से व्यापार चक्र के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। विभिन्न सिद्धांत क्या क्या हैं इसमें। तो व्यापार चक्र के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। कुछ अर्थशास्त्री व्यापार चक्रों को बाहरी कारणों के आधार पर डिफाइन करते हैं। बाहरी कारण कौन से हैं? जैसे कि युद्ध, क्रांति, राजनीतिक उथल पुथल, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर, जनसंख्या का विभिन्न देशों के बीच अंतर्गमन, नए आर्थिक साधनों, नए आविष्कार तथा प्रौद्योगिकी प्रगति आदि को व्यापार चक्र का प्रमुख कारण माना है। स्टैनली जेविन्स ने सूर्य पर धब्बों के बढ़ जाने पर वर्षा में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि से व्यापार पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। शुम्पीटर का व्यापार चक्रों का नवप्रवर्तन सिद्धांत व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में साहसियों द्वारा नवप्रवर्तन में बताया गया है। कुछ अन्य विद्वानों की बात करें तो उन्होंने आंतरिक कारणों का आधार बनाकर सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आंतरिक कारणों को देख के उन्होंने सिद्धांत बताया है। कौन कौन से हैं? जैसे कि हार्ट्रे का जो सिद्धांत दिया गया है वह है विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, प्योर मॉनेटरी थ्योरी। ठीक है। इसी प्रकार से हायर्क की अगर हम सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वह है मुद्रा एवं साख की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन के ढांचे एवं निवेशों के आकार में होने वाले परिवर्तनों को व्यापार चक्रों का कारण माना है। इसी प्रकार से स्टीथोप, कैसल और रॉबर्टसन ने वास्तविक अतिविनियोग सिद्धांत में व्यापार चक्रों का प्रमुख वास्तविक निवेशों में अतिरेक को माना है, यानी निवेश के अंदर सरप्लस वाली स्थिति आ रही है, ज़्यादा हो रहा है। पिगो ने मनोवैज्ञानिक थ्योरी दी है इसके ऊपर। किन्स ने पूंजी की सीमांत क्षमता में घटत बढ़त को व्यापार चक्रों का कारण बताया। सैमुअल्सन और रेट्स ने व्यापार चक्रों के गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया को इसका कारण माना है। इस प्रकार व्यापार चक्रों के आंतरिक कारणों में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के उपभोग में परिवर्तन, वास्तविक निवेश में वृद्धि, पूंजी की सीमांत क्षमता में परिवर्तन, गुणक और त्वरक की परस्पर अंतरक्रिया के प्रभाव का समावेश किया है। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं, क्योंकि आंतरिक और बाहरी कारण दोनों ही हैं व्यापार चक्रों के लिए। तो पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ज़्यादातर बाहरी कारणों को व्यापार चक्रों का मुख्य कारण माना है। आगे आगे जैसे जैसे ट्रेड सर्किल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ना है मैंने पढ़ना स्टार्ट किया गया तो आप कह सकते हैं कि आंतरिक कारणों को ध्यान में रखा गया कि कौन से जो कारण हैं जो व्यापार चक्र को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत। मैं आपको ये थ्योरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के या 10 नंबर के। आपसे पूछा जा सकता है शुम्पीटर की थ्योरी क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि शुम्पीटर की थ्योरी का नाम क्या है। इसी प्रकार से जब डेफिनेशन वाले में आएंगे तो वो आपसे पूछ सकता है कि नवप्रवर्तन होता क्या है, नवप्रवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है। इसी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुम्पीटर की थ्योरी को बताइए। अच्छा, जब ये थ्योरी बहुत छोटी सी दी गई है तो इसको बड़ा भी करना आपको आना चाहिए, बड़ी थ्योरी को छोटा ब्रीफ करना भी आना चाहिए। नॉर्मली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन थ्योरी के मध्य अंतर क्या है। अगर दो थ्योरी आपको दे दी गई है तो इनके बीच में अंतर क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम शुम्पीटर की थ्योरी से। शुम्पीटर ने सिद्धांत में यानी व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण नव प्रवर्तनों को बताया है। नव प्रवर्तन का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। किसी नई वस्तु का उत्पादन, उत्पादन की कोई नई विधि की खोज, नए बाजार की खोज, नए उत्पादन के साधनों की खोज, नए कच्चे माल की खोज, ये सारे नव प्रवर्तन में आते हैं। यानी कोई भी नई चीज़ जो मार्केट में आती है वो नव प्रवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं ये आप इसमें ले सकते हैं आप, पहले प्रेस कैसी होती थी, बिल्कुल भारी सी, ठीक है, उसको करते थे उसमें अंदर कोयला डाल के फिर प्रेस का काम किया जाता था। इसके बाद में प्रेस कैसी आई, वो जो प्रेस थी उसमें कोयला डालने की ज़रूरत ही नहीं थी,
फिर आगे और आप देखिए कि प्रेस कैसी आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, जिसमें वो ज़्यादा गर्म होती है तो ठंडी हो जाती है। तो ये क्या है कि नई चीज़ की खोज हो रही है, ठीक है। पहले कीपैड मोबाइल चलते थे, उससे पहले लैंडलाइन चलता था, अब एंड्रॉयड चल रहा है, स्मार्टफोन का वो आ रहा है। तो ये क्या है कि नई वस्तु की खोज हो गई है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, ये जो नई चीज़ आती है कहीं ना कहीं बाजार में इनकी मांग होती है, और ये क्या है कि तेजी का कारण बन जाते हैं। और जब अगर शुम्पीटर की थ्योरी को हम देखें समझे, तो वो क्या कह रही है कि नव प्रवर्तन की वजह से व्यापार चक्र की उत्पत्ति होती है। तो नव प्रवर्तन किस तरीके का होता है, जैसा कि इसमें बता ही दिया गया है कि नव प्रवर्तन ये होता है, ठीक है। अब ये कैसे व्यापार चक्र को लेके आता है, आप ये देखिए कि कोई भी नई वस्तु जब मार्केट में आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। धीरे 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 वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होने लग जाता है। तो फिर वो क्या है कि जो भी साहसी सबसे पहला नव प्रवर्तन करता है उसे लाभ ज़्यादा मिलता है। फिर जब उसको कोई फॉलो करता है उसके पास में लाभ की मात्रा कम होती है, और जब मार्केट में उसका एक अच्छा खासा, आप कहिए कि पूरे मार्केट में अगर जब वो वस्तु आ जाती है तो लाभ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी तेजी का दौर कम हो जाता है। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट टाइम कोई नई वस्तु बाजार में आती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो व्यापारी और भी उसको प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, सर्वत्र आने लग जाएगी, तो फिर उसके बाद में वो तेजी का दौर फिर कम हो जाएगा। तो नव प्रवर्तन को इन्होंने माना है व्यापार चक्र की उत्पत्ति का कारण, ठीक है। और जब कई साहसी इन नव प्रवर्तनों को अपनाते हैं तो अर्थव्यवस्था में निवेश, रोजगार, उत्पादन और आय में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूर्व में जो संतुलन स्थापित था वह बिगड़ जाता है और चक्रीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। शुम्पीटर के सिद्धांत में त्रुटियां भी हैं, ठीक है। इन्होंने कई ऐसे तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जो व्यापार चक्र के प्रमुख कारण हैं। यह सिद्धांत गलत मान्यताओं पर भी आधारित है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं होता है, ना आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र व्यापार नीति होती है, ठीक है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है, आप पूरी तरीके से मार्केट खोल नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है। नेक्स्ट है पेगो का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, इनकी पुस्तक है 1927 में औद्योगिक उच्चावचन, इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशंस, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है उद्योगपतियों एवं व्यवसायों की मनोवैज्ञानिक धारणाओं में परिवर्तन को व्यापार चक्र का कारण माना है। अगर उद्योगपति भविष्य के प्रति बहुत आशावादी हो जाते हैं तो आर्थिक क्रियाओं में विस्तार होता है और अन्य व्यवसाय और व्यापारी भी उसी तरफ दौड़ते हैं, यानी उसे ही फॉलो करते हैं। इससे क्या होगा, मांग, उत्पादन, रोजगार, निवेश और कीमतों में वृद्धि का दौर चल पड़ेगा। पर जब लाभ घटने लगते हैं तो व्यापारियों एवं व्यवसायियों में विनिवेश की धारणा छूत की बीमारी से फैलती है, उससे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थितियां पनपती है। इस प्रकार पीगू ने मनोवैज्ञानिक तत्वों को आर्थिक प्रभावों के साथ मिलाकर व्यापार चक्रों की व्याख्या का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि आशावादी और निराशावादी प्रवृत्तियां पनपती क्यों हैं। वे और दूसरी बात ये जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं ये व्यापार चक्र की उत्पत्ति का कारण नहीं है, ये व्यापार चक्र की गति में घटत बढ़त का कारण होती हैं। तो ये सिद्धांत भी क्या है, एक पक्षीय रह गया। नेक्स्ट है हार्ट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। हार्ट्रे ने व्यापार चक्रों को विशुद्ध मौद्रिक माना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। ये क्या मानते हैं कि मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों से बैंक साख तथा उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन होता है, व्यापारियों द्वारा भी स्टॉक मांग में परिवर्तन होता है। अमौद्रिक तत्व भी साख एवं मुद्रा की मात्रा में अस्थिरता लाते हैं, जिससे मौद्रिक संतुलन बिगड़ जाता है। बैंक साख का विस्तार आर्थिक समृद्धि, तेजी एवं विस्तार को बढ़ाता है, वही बैंक साख में कमी मंदी, बेरोजगारी, उत्पादन में कमी तथा आय में कमी का कारण बनती हैं। हार्ट्रे के अनुसार जब बैंकों द्वारा साख का विस्तार किया जाता है, ब्याज दर घटती है तो व्यापारी अधिक ऋण लेते हैं, स्टॉक बढ़ाते हैं, माल की बढ़ती मांग के कारण उत्पादन, आय एवं रोजगार बढ़ता है,
कीमतों में तेजी आर्थिक समृद्धि एवं विस्तार का कारण बनती है। पर जब बैंक शाखा का विस्तार रुक जाता है तो सुस्ती की स्थिति यानी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। बैंक अपनी सुदृढ़ता के लिए शाखा नीति को कठोर करते हैं, ब्याज दर बढ़ाते हैं। शाखा का विस्तार कम होने से सुस्ती की स्थिति आती है और बैंकों द्वारा जब शाखा का संकुचन किया जाता है तो उससे मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यापारियों का निवेश एवं उत्पादन घटता है। रोजगार एवं आय का स्तर घटने से उपभोक्ता मांग में कमी कीमतों में अत्यधिक गिरावट का कारण बनती है। लाभ घटते हैं और आर्थिक मंदी पर संचयी प्रभाव होने से अर्थव्यवस्था मंदी के कुचक्र में फंस जाती है। अर्थव्यवस्था को उत्थान की ओर अग्रसर करने के लिए जरूरी है कि बैंक नीची ब्याज दरों पर शाखा का विस्तार करने को तैयार हो जाए। केंद्रीय बैंक भी सस्ती शाखा नीति अपनावे तो उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा ऋणों की मांग बढ़ने पर पुनरुत्थान प्रारंभ हो जाता है। अगर इसकी आलोचनाओं की बात करें तो पहला है कि विशुद्ध मौद्रिक तत्व नहीं होता है व्यापार चक्र। ऐसा नहीं है कि मौद्रिक तत्वों से ही व्यापार चक्र प्रभावित होता है, बहुत से अमौद्रिक तत्व हैं वह भी व्यापार चक्र की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है बैंक शाख व्यापार चक्रों का कारण नहीं वरन परिणाम होती हैं। अगर देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि के समय तो बैंक शाखा का विस्तार होता ही है और मंदी के समय इसका संकुचन होता है। तो ये कारण कैसे बने? ये तो परिणाम हुए, है ना। फिर आगे है व्यवसायियों की ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति चेतना बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है इस सिद्धांत में, जबकि व्यवहार में देखा क्या जाता है स्टॉक की इच्छा कीमतों की वृद्धि की संभावनाओं व स्टॉक को रखने की लागत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है ब्याज दरों में परिवर्तन भी व्यापार चक्र का कारण नहीं होते हैं, ये तो व्यापार चक्र के परिणाम होते हैं। आगे है आधुनिक युग में व्यापारिक संस्थाओं के पास स्वयं के काफ़ी संचित कोष होते हैं। इसके अलावा इन्हें गैर वित्तीय संस्थाओं यानी एनबीएफसी से भी वित्तीय साधन मिल जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि बैंक शाखा की वजह से व्यापार चक्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। लोगों के पास या व्यापारियों के पास पैसा रहता है, सिर्फ वो एक अच्छे समय की तलाश में रहते हैं कि कब वो समय आएगा और उस पैसे को लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक शाखा से ही व्यापार चक्र की उत्पत्ति होगी, ठीक है। यद्यपि अगर हम देखें बात करें ये सिद्धांत अपूर्ण तो है, लेकिन इन्होंने बहुत सही बात कही है कि मुद्रा एवं शाखा की पूर्ति में परिवर्तन आर्थिक उतार चढ़ावों में वृद्धि का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हेयर्क का मौद्रिक अति विनियोग सिद्धांत। हेयर्क ने जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि शाखा की पूर्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप विनियोग की मात्रा में अधिकता तथा उत्पादन ढांचे में परिवर्तन को इन्होंने व्यापार चक्र का कारण माना है। हेयर्क के अनुसार अब अगर हम देखिए, अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है अपने पास में कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, ठीक है, बाजार ब्याज दर क्या होती है। तो आपको ये छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये डेफिनेशन के रूप में जो इसमें जैसे दी गई है, हेयर्क की थ्योरी दी गई। हेयर्क की थ्योरी में ब्याज दरों के बारे में बता दिया कि ब्याज दर दो प्रकार की होती है, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, ठीक है। तो यह वह ब्याज दर है जिस पर ऋण योग्य कोषों की मांग ऐच्छिक बचतों की पूर्ति के बराबर होती है। यानी ये संतुलन की अवस्था है, ठीक है। संतुलन किस में है? मांग और पूर्ति में। मांग किसकी हो रही है? मांग हो रही है ऋण योग्य कोषों की मांग, है ना, ऋण योग्य कोषों की, जो पैसा दिया जा सकता है ऋण के रूप में, उसकी मांग हो रही है। यानी हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ निवेश की बात हो रही है। बचत पूर्ति के रूप में आ रही है, तो वह ब्याज दर है जहां पर ऋण योग्य कोषों की मांग बचतों की पूर्ति के बराबर होती है। दूसरा है बाजार ब्याज दर। यह वह प्रचलित ब्याज दर है जिस दर पे ऋणों का लेन देन होता है, ठीक है। ये एक्चुअल रेट है जो मार्केट में है और इस पे निवेश की मांग और पूर्ति हो रही है। ये आप कह सकते हैं ऋण की मांग ऋणी के द्वारा होती है और ऋण की पूर्ति किसके द्वारा होती है? ऋणदाता के द्वारा होती है। जब दोनों दरों में समानता होती है तो क्या क्या स्थिति रहेगी? अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होगी। पर जब कभी बाजार दर स्वाभाविक दर से कम होती है, ठीक है ना, यहाँ आप देखिए बाजार दर स्वाभाविक दर से कम होती है, ये वाली परिस्थिति माने मार्केट रेट, ठीक है, मार्केट रेट आपके नेचुरल रेट से कम होती है, ठीक है ना।
नेचुरल रेट से कम होती है, तो ये क्या परिस्थिति है? ऐसे में जो बचतों की पूर्ति है निवेशों के लिए ऋणों की मांग के मुकाबले कम होने पर, यानी इस स्थिति में सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने पर बैंकों द्वारा अतिरिक्त साख मुद्रा द्वारा निवेश की मांग पूरी की जाती है, यानी ऐसी परिस्थिति में बैंक क्या करते हैं? साख की मांग पूरी करते हैं। ये कौन सी परिस्थिति है? जब नेचुरल रेट मार्केट रेट से ज़्यादा होती है। ठीक है। और साख, इससे बैंक साख का विस्तार होता है। निवेश की मात्रा समाज की इच्छित बचतों के मुकाबले अधिक होने से पूंजीगत पदार्थों की मांग बढ़ जाती है और उनकी कीमतें एवं लाभ भी उपभोग वस्तुओं की तुलना में बढ़ जाते हैं। इससे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन घटता है और लोग उपभोग कम करने को बाध्य हो जाते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए इस चीज़ को, नेचुरल रेट ज़्यादा हो गई है, साख का विस्तार हो गया है। ठीक है। निवेश की मांग ज़्यादा हो गई है बचत के मुकाबले। अब ऐसी परिस्थिति में क्या है? पूंजीगत पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, उपभोग वस्तुओं की तुलना में बढ़ जाती है। अब इससे क्या होगा कि पूंजीगत पदार्थों की मांग बढ़ गई है उपभोग वस्तुओं की तुलना में, तो उपभोग वस्तुओं से जो साधन है वे किस तरफ जाएंगे? पूंजीगत वस्तुओं की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा। अब उपभोग वस्तुओं का उत्पादन घटेगा तो लोग क्या करेंगे? उपभोग कम करने को बाध्य हो जाएंगे। ऐसे में उनकी बचतें बढ़ जाएंगी क्योंकि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है। अब ऐसे में होगा क्या? चूंकि उत्पादन कम हो रहा है तो कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में होगा क्या कि अर्थव्यवस्था में साधनों की कीमतों के बढ़ने से कीमतें बढ़ती है और अर्थव्यवस्था तेजी की ओर बढ़ती है। तेजी की स्थिति भी अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती है क्योंकि समृद्धि काल के अंतिम चरणों में जब उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगता है तो पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में कमी से उस उद्योग के हटाए गए साधन उपभोग उद्योगों में उस गति से नहीं खप पाते। यानी क्या कह रहा है ये कि तेजी की स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जब उपभोग समृद्धि काल में क्या है कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगता है, लेकिन वो जो उत्पादन है वे पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी से उस उद्योग के उठाए गए साधन उपभोग उद्योगों में उस गति से नहीं खप पाते हैं। ठीक है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है, यानी साधन आपके पूंजीगत पदार्थों की तरफ जा रहे हैं उपभोग वस्तुओं के उत्पादन से। ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है? लेकिन साधनों की जो जाने की गति है वो इतनी तेज गति से नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती है, बैंक भी अपनी साख मात्रा को घटाने लगते हैं और ब्याज दरों को बढ़ाते हैं, जिससे बाजार ब्याज दरें स्वाभाविक ब्याज दर से ऊंची होने के कारण निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूंजी में कमी होती है जिससे उत्पादन, रोजगारी एवं कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था में सुस्ती प्रारंभ होकर क्रमशः मंदी में बदल जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोफेसर हेयर्क ने व्यापार चक्रों का कारण उपलब्ध बचतों के मुकाबले पूंजीगत उद्योगों में अधिक विनियोग होना बताया है, जो बैंक साख के कारण संभव होता है। अब हम इसकी अगर आलोचनाओं की बात करते हैं तो आलोचनाएं आप देखिए यहाँ पे, इस सिद्धांत में पुनर्रोजगार की मान्यता अवास्तविक है। नॉर्मली आप देखिए कि जितने भी सिद्धांत केन्स से पहले दिए हुए हैं वह कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट को एज ए एजप्शन लेके ही चलते हैं। निवेश केवल ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करता है, उस पर लाभ की आशा तथा अर्थव्यवस्था में आय के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, पूंजीगत उद्योगों एवं उपभोग उद्योगों के बीच साधनों में इतनी गतिशीलता नहीं होती जितनी हायर्क ने मानी है। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि पूंजीगत उद्योगों की तरफ साधन जाएंगे उपभोग उद्योगों से, लेकिन उनके जाने की जो रफ्तार है वो इतनी तेज गति से नहीं होती है, उनमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। ये सिद्धांत व्यापार चक्र की पूर्ण व्याख्या करने में असमर्थ है, ये केवल सीमित तत्वों पर ध्यान देता है। प्रोफेसर हायर्क की यह मान्यता कि बचत और विनियोग में संतुलन रहता है, परंतु बैंक साख नीति इस संतुलन को बिगाड़कर व्यापार चक्रों को जन्म देती है, सही नहीं है, क्योंकि बैंक साख सदैव स्थिति कारक होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए मंदी के समय में बैंकों के द्वारा साख दिया जा रहा है तो ये कहाँ से स्फीति कारक होगा? नहीं, ये तो तेजी के समय स्फीति कारक हो सकता है, मंदी में क्यों नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।